अगर मैं किसी से पूछूं कि एक सामान्य मासिक धर्म यानी पीरियड के दौरान आखिर कितनी ब्लीडिंग होती है, तो शायद ज्यादातर लोग सोचेंगे कि बहुत ज्यादा। हाँ बिल्कुल। मतलब जो शारीरिक और मानसिक थकान होती है ना, उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये पूरी जटिल जैविक सिम्फनी जिसके इर्द गिर्द मानव जीवन टिका है, वो हर महीने औसतन सिर्फ 2 या 3 चम्मच रक्त के आसपास घूमती है। हैरान करने वाला है ना? ये वाकई में बहुत से लोगों के लिए एक चौंकाने वाला तथ्य होता है। हम अक्सर शरीर की प्रक्रियाओं को सिर्फ उनके बाहरी लक्षणों से आंकते हैं। सही बात है। लेकिन जब हम इसके पीछे के विज्ञान को गहराई से देखते हैं ना, तो असलियत कुछ और ही निकलती है। और आज की हमारी इस गहन चर्चा का विषय बिल्कुल यही है, शरीर के अंदर चल रहे इस अद्भुत विज्ञान को डिकोड करना। आज हमारे पास जो स्रोत है वो सीधे तौर पर एक बीएससी बायोलॉजी के नोट से लिए गए हैं। हाँ, जिनका शीर्षक है मानव आर्तव चक्र विकार एवं स्वच्छता। बिल्कुल। और इस चर्चा का हमारा मिशन सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए विज्ञान के कुछ तथ्य रटना नहीं है। इस स्रोत के अंत में एक बहुत ही शानदार टीचर्स नोट है जो कि मुझे बहुत पसंद आया। हाँ, वो कहता है कि इसका मुख्य उद्देश्य इस 100% प्राकृतिक और आवश्यक जैविक प्रक्रिया को उस कलंक या स्टिग्मा से मुक्त करना है जो अक्सर समाज में इसके साथ जुड़ा रहता है। ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि अक्सर हम मेडिकल नोट्स या बायोलॉजी को सिर्फ तब देखते हैं जब शरीर में कोई बीमारी आ जाती है। हम खराबी का इंतजार करते हैं। लेकिन ये स्रोत एक तरह से हमारे अपने शरीर का एक यूजर मैनुअल है। यूजर मैनुअल, हाँ, ये अच्छा शब्द है। ये हमें बताता है कि जब सब कुछ सही काम कर रहा होता है तब अंदर असल में क्या चल रहा होता है। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। शरीर में कोई भी विकार या समस्या तब तक समझ नहीं आ सकती जब तक हम ये न जान लें कि शरीर की सामान्य स्थिति यानी बेसलाइन नॉर्मल क्या है। बिल्कुल सही। तो चलिए सबसे पहले इस चक्र की कार्यप्रणाली पर बात करते हैं। नोट्स के अनुसार अगर गर्भावस्था नहीं होती है तो गर्भाशय की आंतरिक परत, जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, उसका टूटकर योनि मार्ग से बाहर आना ही मासिक धर्म है। हाँ। लेकिन मुझे हमेशा से ये सवाल परेशान करता रहा है कि ये एंडोमेट्रियम आखिर है क्या, और इसे हर महीने टूटने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? इसे आप गर्भाशय के अंदर बिछे एक बेहद मुलायम और पोषक तत्वों से भरे स्पंज की तरह समझ सकती हैं। अच्छा, एक स्पंज। हाँ। हर महीने महिला का शरीर एक संभावित गर्भावस्था की तैयारी करता है। ये स्पंज नुमा परत खून और जरूरी ऊतकों से मोटी होती जाती है ताकि अगर कोई निषेचित अंडा आए तो उसे पोषण मिल सके। ओहो, तो ये एक तरह की तैयारी है। बिल्कुल। जब कोई अंडा नहीं आता तो शरीर समझ जाता है कि इस महीने इस गद्दे की जरूरत नहीं है। समझ गई। इसलिए वो उसे हटा देता है और अगले महीने एक नई ताजा परत बनाना शुरू कर देता है। अब समझ आया। और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि पूरे चक्र में केवल 30 से 40 मिलीलीटर यानी लगभग 1/5वें हिस्से से लेकर 2.5 औंस तक ही रक्त निकलता है। ये तो सच में कुछ चम्मच के बराबर ही हुआ ना? हाँ। फिर ये इतना ज्यादा क्यों लगता है? क्योंकि जो तरल पदार्थ बाहर आता है वो 100% रक्त नहीं होता है। अच्छा। उसमें उस एंडोमेट्रियम स्पंज के ऊतक, गर्भाशय ग्रीवा का म्यूकस और कुछ अन्य तरल पदार्थ भी शामिल होते हैं। ओ, तो इसलिए मात्रा अधिक लगती है। बिल्कुल, यही कारण है कि मात्रा अधिक प्रतीत होती है। एक और दिलचस्प बात जो नोट्स में है वो इसके समय को लेकर है। हाँ, मैंने भी देखा। आम धारणा है कि ये चक्र हमेशा 28 दिन का ही होना चाहिए, लेकिन वैज्ञानिक रूप से एक स्वस्थ और औसत चक्र 24 से 38 दिन तक का हो सकता है। यानी हर शरीर की अपनी एक अलग लय होती है। अब इस पूरी प्रक्रिया को जो चीज नियंत्रित करती है वो है हार्मोन्स का एक बेहद नाजुक और सटीक संतुलन। सही कहा। इसे एक बड़े थिएटर प्रोडक्शन की तरह सोचें। मंच तैयार किया जा रहा है। यहाँ एस्ट्रोजन हार्मोन मंच बनाने वाले की तरह है जो उस एंडोमेट्रियम की परत को मोटा करता है। फिर आता है प्रोजेस्टेरॉन जो इस मंच को सजाए रखता है, जैसे कि किसी खास वीआईपी मेहमान यानी संभावित गर्भावस्था के लिए कुर्सियां लगाकर रखना। ये एक बेहतरीन रूपक है और इस नाटक के मुख्य कलाकार यानी अंडे को मंच पर लाने का काम मस्तिष्क से निकलने वाले 2 अन्य हार्मोन करते हैं। ओके। पहला है FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। 1 मिनट रुकूंगी, ये फॉलिकल क्या होता है? ये शब्द नोट्स में बार बार आता है। हाँ, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। अंडाशय के अंदर हर अपरिपक्व अंडा एक छोटी सी पानी से भरी थैली के अंदर सुरक्षित रहता है। अच्छा। इस थैली को ही फॉलिकल कहता है।
FSH हार्मोन का काम है इस थैली को विकसित करना ताकि उसके अंदर का अंडा परिपक्व हो सके। ओके, तो थैली के अंदर अंडा तैयार हो रहा है, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद इस सिम्फनी का क्लाइमैक्स आता है। एक दूसरा हार्मोन है LH, यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। चक्र के बीच में अचानक से LH का स्तर बहुत तेजी से बढ़ता है। इसे LH सर्ज कहते हैं। ये अचानक वृद्धि उस फॉलिकल की दीवार को इतना कमजोर कर देती है कि वो थैली फट जाती है और परिपक्व अंडा बाहर निकल आता है। इस घटना को अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन कहते हैं। और ये सब कितने चरणों में होता है? नोट्स में पूरी प्रक्रिया को याद रखने के लिए एक बहुत बढ़िया ट्रिक दी है, मा फा अन ल्यू। हाँ, ये 4 चरण हैं। तो पहला मासिक चरण जो दिन 1 से 5 तक चलता है, जहां परत टूटकर बाहर आती है। दूसरा फॉलिकुलर चरण जहां FSH उस थैली को विकसित कर रहा है। तीसरा अंडोत्सर्ग चरण जो LH सर्ज के कारण होता है। बिल्कुल। और इसी ओव्यूलेशन के दौरान 14वें या 15वें दिन एक बहुत ही खास चीज होती है। पेट के एक तरफ होने वाले दर्द को एक विशिष्ट वैज्ञानिक नाम दिया गया है, मिथलशमेर्स। हाँ, मिथलशमेर्स। ये कितना हैरान करने वाला है कि 14वें 15वें दिन होने वाले इस विशिष्ट दर्द का अपना एक जर्मन नाम है। हाँ, मिथलशमेर्स का अर्थ ही मध्य का दर्द होता है। जब वो फॉलिकल की थैली फटती है और अंडा बाहर आता है तो थोड़ा सा तरल पदार्थ या खून पेट की गुहा में रिस सकता है, जिससे ये हल्का दर्द महसूस होता है। मतलब ये शरीर का खुद को अभिव्यक्त करने का तरीका है। और इसके बाद आता है चौथा और अंतिम चरण, लूटियल चरण। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब अंडा बाहर निकल जाता है तो उस फटी हुई खाली थैली का क्या होता है? हाँ, क्या होता है उसका? शरीर किसी भी चीज को बर्बाद नहीं करता। वो खाली थैली एक नई अस्थायी ग्रंथि में बदल जाती है, जिसे कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। ओके। और यही वो संरचना है जो बड़ी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन बनाना शुरू करती है ताकि गर्भाशय की परत को सुरक्षित रखा जा सके। लेकिन अगर गर्भावस्था नहीं होती है तो कुछ दिनों बाद ये कॉर्पस ल्यूटियम खुद ब खुद नष्ट हो जाता है। अच्छा, वो गायब हो जाता है? हाँ, इसका अस्तित्व खत्म होते ही प्रोजेस्टेरॉन का स्तर धड़ाम से नीचे गिरता है। शरीर को सिग्नल मिल जाता है कि अब उस मोटी परत को बनाए रखने की जरूरत नहीं है और नया चक्र शुरू हो जाता है। जब एक सिस्टम को इतनी पूर्णता की आवश्यकता होती है, जैसे LH का ठीक उसी समय पर अचानक बढ़ना, तो ये अविश्वसनीय रूप से नाजुक भी होता होगा? बिल्कुल, बहुत नाजुक। क्या होता है जब बाहरी दुनिया जैसे तनाव या खराब आहार इस नाजुक थिएटर प्रोडक्शन से टकराती हैं? और यहीं से हम अपनी चर्चा के दूसरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं, विकार और बीमारियां। हाँ, और इसमें सबसे आम उलझन स्पॉटिंग और सामान्य मासिक धर्म के बीच अंतर करने में होती है। स्पॉटिंग का मतलब है मासिक धर्म के बाहर होने वाला हल्का योनि रक्तस्राव। ये इतना हल्का होता है कि पैड की आवश्यकता नहीं होती। अच्छा। इसका रंग हल्का गुलाबी या भूरा हो सकता है और ये दर्द रहित होता है। ये पेरीमेनोपॉज या PCOD के कारण हो सकता है। जबकि सामान्य पीरियड्स में रक्तस्राव भारी होता है, चमकदार लाल रंग का होता है और इसमें ऐंठन होती है। एक और बड़ी समस्या है माहवारी में देरी होना। हाँ, ये बहुत आम है। नोट्स में इसे याद रखने के लिए एक ट्रिक है, त ग व थ पी। हाँ, मतलब तनाव, गर्भावस्था, वजन, थायराइड और PCOD। बिल्कुल, लेकिन इसमें तनाव वाला कारण मुझे बहुत तार्किक लगा। मतलब सिर्फ टेंशन लेने से ओव्यूलेशन कैसे रुक सकता है? अगर हम इसके पीछे का विज्ञान देखें तो ये शरीर का एक बहुत ही स्मार्ट इवोल्यूशनरी डिफेंस मैकेनिज्म है। अच्छा, वो कैसे? जब आप अत्यधिक तनाव में होते हैं तो आपके मस्तिष्क में कॉर्टिसोल हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है। विकासवादी दृष्टिकोण से मस्तिष्क को लगता है कि आप किसी बड़े खतरे में हैं। जैसे कोई शेर पीछे पड़ा हो। बिल्कुल, जैसे कोई जंगली जानवर आपके पीछे पड़ा है या अकाल पड़ा है। ऐसे में शरीर सोचता है कि ये एक नए जीवन को दुनिया में लाने का सुरक्षित समय नहीं है। अरे वाह! ने और सुरक्षा के लिए पूरी प्रजनन प्रणाली को ही शटडाउन कर देता है। अमेजिंग। लेकिन कभी कभी शरीर का सिस्टम खतरनाक रूप भी ले लेता है। हाँ, बिल्कुल। जैसे मेनोरेजिया। हमने बात की थी कि सामान्य रक्तस्राव 30 से 40 मिलीलीटर होता है, लेकिन अगर ये 80 मिलीलीटर से अधिक हो जाए तो शरीर में भारी रक्त हानि होती है, जिससे गंभीर एनीमिया या खून की कमी हो सकती है। और ये स्थिति तुरंत मेडिकल ध्यान देने की मांग करती है। लेकिन मेडिकल इमरजेंसी की बात करें तो नोट्स में एक ऐसी बीमारी का जिक्र है जिसने मुझे सच में डरा दिया, ओवेरियन एपोप्लेक्सी या अंडाशय का फटना। हाँ, ये बहुत गंभीर है। इसका मतलब है ओवरी के अंदर मौजूद किसी रक्त वाहिका का अचानक टूट जाना।
इसके लक्षणों में निचले पेट में अचानक तेज दर्द, ब्लड प्रेशर का गिरना और कमजोरी शामिल है। लेकिन इसमें एक एनीमिक प्रकार बताया गया है। इसमें पेट के अंदर आंतरिक रक्तस्राव होता है, लेकिन कोई दर्द नहीं होता। रुकिए, ये कैसे संभव है? शरीर बिना किसी अलार्म यानी दर्द के इतना बड़ा और जानलेवा संकेत कैसे छिपा सकता है? इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। असल में दर्द का एहसास तब होता है जब ऊतकों पर अचानक दबाव पड़ता है या तंत्रिकाएं उत्तेजित होती हैं। हाँ, वही तो मैं सोच रही थी। एनीमिक प्रकार में रक्तस्राव बहुत धीमा लेकिन लगातार होता है। खून धीरे धीरे पेट की गुहा में जमा होने लगता है। शरीर की नसें इस धीमे फैलाव को तुरंत तीव्र दर्द के रूप में दर्ज नहीं कर पाती। तो ऐसे में मरीज को पता कैसे चलेगा कि अंदर खून बह रहा है? इसलिए हम हमेशा सिर्फ लक्षणों या दर्द के भरोसे नहीं रह सकते। मरीज को दर्द नहीं होगा, लेकिन उसका ब्लड प्रेशर कम होने लगेगा। अच्छा। उसे चक्कर आएंगे और त्वचा पीली पड़ने लगेगी। इसीलिए वैज्ञानिक मूल्यांकन बेहद जरूरी है, जैसे हीमोग्लोबिन की जांच और पेल्विक अल्ट्रासाउंड, जिससे पता चल सके। हाँ, जिससे डॉक्टर देख सकें कि अंदर फ्री फ्लूइड या रक्त तो जमा नहीं हो रहा। यह इस बात को और पुख्ता करता है कि शरीर के संकेतों को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अब जब हमें पता है कि शरीर इतना संवेदनशील है और इसमें विकार आ सकते हैं, तो सवाल उठता है कि हम इसे सही ईंधन देकर कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। पोषण इस पूरी सिम्फनी को सुचारू रखने का सबसे बेहतरीन टूलकिट है। हम अक्सर दर्द के लिए तुरंत पेन किलर्स ले लेते हैं। बिल्कुल, सबसे पहले पेन किलर याद आता है। लेकिन आहार इसमें बहुत मदद कर सकता है। जैसे पानी, नोट्स प्रतिदिन 2.7 लीटर पानी पीने की सलाह देते हैं। ये डिहाइड्रेशन तो रोकता ही है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से ज्यादा पानी पीने से शरीर में अनावश्यक सूजन या वाटर रिटेंशन कम होती है। यहाँ बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। नोट्स में एक ऐसी चीज खाने की सलाह दी गई है जिसे सुनकर हर कोई खुश हो जाएगा। 69% कोकोआ वाली डार्क चॉकलेट। हाँ, ये बहुत लोगों का पसंदीदा हिस्सा है। हम हमेशा सोचते हैं कि पीरियड्स के दौरान चॉकलेट खाना सिर्फ एक क्रेविंग है, लेकिन इसके पीछे तो पक्का विज्ञान है। बिल्कुल, डार्क चॉकलेट सिर्फ एक मिठाई नहीं है, ये मैग्नीशियम का पावर हाउस है। मैग्नीशियम? हाँ, मैग्नीशियम मांसपेशियों के लिए एक प्राकृतिक रिलैक्सेंट का काम करता है। जब गर्भाशय की मांसपेशियां संकुचित होती हैं, जिससे क्रैम्प्स आते हैं, तो मैग्नीशियम उन एंटन को शांत करता है। अरे वाह! साथ ही यह मस्तिष्क में सेरोटोनिन यानी हैप्पी हार्मोन को बढ़ाता है, जो दर्द सहने की क्षमता को प्राकृतिक रूप से बढ़ा देता है। तो ये असल में एक दवा की तरह काम कर रहा है। इसके अलावा नोट्स में हल्दी और अदरक का भी जिक्र है। बिल्कुल। 750 से 2000 मिलीग्राम अदरक या हल्दी सूजन को कम करते हैं, क्योंकि हल्दी में कर्क्यूमिन होता है, जो एक तगड़ा एंटी इन्फ्लेमेटरी है। सही कहा। लेकिन क्या न खाएं, ये भी उतना ही जरूरी है। अत्यधिक नमक, जिससे ब्लोटिंग बढ़ती है, रिफाइंड शुगर, जिससे मूड स्विंग्स होते हैं, और कॉफी। हाँ, कॉफी क्यों मना है? हाँ, कॉफी में कैफीन होता है, जो रक्त वाहिकाओं को सिकोड़ देता है। अच्छा। इससे गर्भाशय में रक्त का प्रवाह कम हो जाता है, जिससे क्रैम्प्स या ऐंठन और भी गंभीर हो सकती हैं। साथ ही ये एंजाइटी या चिंता भी बढ़ाती है। इसी तरह शराब शरीर को डिहाइड्रेट करती है। 1 मिनट में यहाँ आपको थोड़ा रोकना चाहूंगी। जी। पोषण के साथ साथ नोट्स में पारंपरिक आयुर्वेदिक चिकित्सा का भी जिक्र है। हाँ, जैसे शतावरी, जो हार्मोन संतुलित करती है। हाँ। अशोक, जिसे गर्भाशय का टॉनिक कहा गया है। हाँ। और कांचनार। हाँ। लेकिन अगर हम वैज्ञानिक नजरिया अपनाएं, हाँ। तो अभी हमने बात की LH और एस्ट्रोजन जैसे अत्यधिक विशिष्ट और सूक्ष्म हार्मोन्स की। बिल्कुल। पेड़ की छाल या जड़, जैसे कि अशोक, इन माइक्रोस्कोपिक हार्मोन्स के साथ असल में कैसे संपर्क कर सकती है? क्या ये सिर्फ परंपरा है या इसके पीछे कोई ठोस विज्ञान है? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। ये सिर्फ परंपरा नहीं है। इन जड़ी बूटियों में फाइटोकेमिकल्स या पौधों पर आधारित सक्रिय यौगिक होते हैं। ओके। उदाहरण के लिए, कुछ जड़ी बूटियों में फाइटोएस्ट्रोजन होते हैं। इन यौगिकों की रासायनिक संरचना हमारे शरीर के एस्ट्रोजन हार्मोन से काफी मिलती जुलती होती है। ओह, यानी ये एस्ट्रोजन की तरह दिखते हैं। हाँ, जब शरीर में एस्ट्रोजन असंतुलित होता है, तो ये फाइटोएस्ट्रोजन हमारी कोशिकाओं के रिसेप्टर्स के साथ जुड़कर हार्मोनल संतुलन को वापस लाने में मदद करते हैं। अशोक गर्भाशय की मांसपेशियों को टोन करता है और कांचनार ग्रंथियों के सूजन को कम करने में मदद करता है। ये बहुत ही तार्किक है। मतलब पौधे के रसायन हमारे शरीर के ताले में चाबी की तरफ फिट हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा।
लेकिन आंतरिक पोषण के साथ साथ बाहरी बचाव भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और यहीं से हम आर्तव स्वच्छता यानी हाइजीन पर आते हैं। स्वच्छता कोई लग्जरी नहीं है, ये संक्रमण से बचाव की पहली ढाल है। बुनियादी नियम ये है कि रक्तस्राव चाहे कितना भी कम हो, हर 6 से 8 घंटे में पैड बदलना आवश्यक है। और पैड का उचित निपटान भी, उसे हमेशा पुराने कागज में लपेटकर कूड़ेदान में फेंकना चाहिए, कभी भी टॉयलेट में फ्लश नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये प्लम्बिंग और पर्यावरण दोनों को बर्बाद करता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन खराब स्वच्छता के जो खतरे नोट्स में दिए गए हैं वो डराने वाले हैं। यीस्ट संक्रमण तक तो बात समझ आती है, लेकिन नोट्स में एक जगह स्पष्ट लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध और खराब स्वच्छता के संयोजन से हेपेटाइटिस बी और HIV जैसे रक्तजनित रोगों का जोखिम बढ़ जाता है। रुकिए, हम अक्सर पैड न बदलने को सिर्फ रैशेज या खुजली तक सीमित मान लेते हैं। एक खराब पैड से किसी को HIV या हेपेटाइटिस बी कैसे हो सकता है? इसका मैकेनिज्म क्या है? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो इस मैकेनिज्म को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, खून बैक्टीरिया और वायरस के पनपने के लिए एक बेहतरीन कल्चर मीडियम है। हाँ। जब एक ही पैड को लंबे समय तक पहना जाता है तो वहां अत्यधिक नमी और घर्षण पैदा होता है। मतलब बहुत ज्यादा रगड़ लगती है। बिल्कुल। इस लगातार नमी और रगड़ के कारण योनि की संवेदनशील त्वचा में बहुत बारीक खरोंचें या माइक्रोटियर्स आ जाते हैं, जिन्हें हम नंगी आंखों से देख भी नहीं सकते। अच्छा, तो ये माइक्रोटियर्स एक तरह से खुले घाव बन जाते हैं? हाँ, एकदम। और मासिक धर्म के दौरान गर्भाशय ग्रीवा भी खून को बाहर निकालने के लिए हल्की सी खुली होती है। अब सोचिए, अगर इस स्थिति में असुरक्षित यौन संबंध बनाया जाता है और पार्टनर को HIV या हेपेटाइटिस बी है, जो कि रक्त या शरीर के तरल पदार्थों से फैलते हैं। बिल्कुल, तो वो वायरस उन माइक्रोटियर्स के जरिए सीधा खून की धारा में प्रवेश कर जाते हैं। शरीर के पास उस वायरस को रोकने के लिए जो त्वचा की प्राकृतिक दीवार थी, वो खराब स्वच्छता के कारण टूट चुकी होती है। ये जानकारी वाकई आंखें खोलने वाली है। स्वच्छता सिर्फ आराम के लिए नहीं है, ये सीधे तौर पर जानलेवा संक्रमणों के खिलाफ एक ढाल है। बिल्कुल। अब इस पूरी कहानी के अंतिम पड़ाव की बात करते हैं, मेनोपॉज या रजोनिवृत्ति। जीवन का वह चरण जब ये पूरी जैविक सिम्फनी अंततः शांत हो जाती है। रजोनिवृत्ति का तकनीकी अर्थ है जब किसी महिला को लगातार एक पूर्ण वर्ष तक मासिक धर्म ना आए। यह आमतौर पर 45 से 55 वर्ष की आयु के बीच होता है। ऐसा होता क्यों है? क्या शरीर थक जाता है? नहीं, शरीर थकता नहीं है, बल्कि अंडाशय के पास मौजूद उन फॉलिकल्स या थैलियों का स्टॉक खत्म हो जाता है, जिनके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। अच्छा, तो वो सीमित होते हैं। हाँ, जब फॉलिकल्स नहीं बचते तो अंडाशय उस मंच बनाने वाले हार्मोन यानी एस्ट्रोजन का उत्पादन पूरी तरह बंद कर देते हैं। और चूंकि एस्ट्रोजन पूरे शरीर के लिए एक आधार का काम करता है, तो जब ये मंच बनाने वाला ही गायब हो जाएगा तो शरीर पर इसका असर तो बहुत गहरा होगा। बिल्कुल। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो एस्ट्रोजन का काम सिर्फ गर्भाशय तक सीमित नहीं है। ये शरीर की नमी, कोलेजन और संयोजी ऊतकों को भी मजबूत रखता है। इसके बंद होने से योनि शोष या विजाइनल एट्रोफी हो सकता है, जहां ऊतक पतले हो जाते हैं और अत्यधिक सूखापन आ जाता है। नोट्स में पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स का भी जिक्र है। हाँ, इसका क्या मतलब है? इसे ऐसे समझिए कि पेट के निचले हिस्से में गर्भाशय, मूत्राशय और मलाशय को मांसपेशियों और ऊतकों के एक जाले या हैमोंक ने संभाल कर रखा होता है। राइट। एस्ट्रोजन इस जाले को मजबूत रखता है। जब मेनोपॉज में एस्ट्रोजन खत्म हो जाता है तो वो जाला कमजोर पड़ जाता है। तो वो ढीला हो जाता है। हाँ, ऐसे में गुरुत्वाकर्षण के कारण ये अंदरूनी अंग अपनी जगह से नीचे की ओर खिसकने लगते हैं। इसे ही प्रोलैप्स कहते हैं। बाप रे। यही नहीं, एस्ट्रोजन की कमी से स्तन ऊतकों की ग्रंथियां सिकुड़ जाती हैं और वो जगह वसा या फैट ले लेती है, जिससे उनका आकार बदल जाता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर हम इन नोट्स के अंतिम शिक्षक नोट पर वापस जाएं तो ये हमें क्या सिखा रहे हैं? इसका सार यही है कि ये पूरी प्रक्रिया 100% प्राकृतिक है। हार्मोन्स इसका आधार हैं, स्वच्छता हमारी सबसे पहली बचाव ढाल है, पोषण वो औषधि है जो शरीर की मशीनरी को सुचारू रखती है, और जागरूकता सबसे महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। अगर असामान्य दर्द हो, भारी रक्तस्राव हो या चक्र में भारी बदलाव हो तो वैज्ञानिक मूल्यांकन जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, ये ज्ञान केवल किसी एक विशेष जेंडर के लिए नहीं है। समाज के हर व्यक्ति को इन जैविक प्रक्रियाओं की समझ होनी चाहिए,
ताकि वे खुद का और अपने प्रियजनों के स्वास्थ्य का बेहतर ध्यान रख सकें। हाँ, ये ज्ञान हमें सशक्त बनाता है और डर से आजाद करता है। इस गहन चर्चा को समाप्त करते हुए मैं एक विचार के साथ लोगों को छोड़ना चाहूंगी। बिल्कुल। सोचिए, यदि एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन जैसे हार्मोन्स शरीर के अंगों का आकार, मांसपेशियों की ताकत, दर्द सहने की क्षमता और यहाँ तक कि हमारी मानसिक स्थिति को इतना गहराई से नियंत्रित करते हैं, तो क्या भविष्य की चिकित्सा प्रणाली में केवल बीमारियों के लक्षणों का इलाज करने के बजाय, जैसे दर्द के लिए सिर्फ पेन किलर दे देना, उसके बजाय हमारे शरीर के इन प्राकृतिक हार्मोनल चक्रों को गहराई से समझने और उनके साथ तालमेल बिठाने पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए? ये मानव शरीर वाकई एक अविश्वसनीय और बेहद खूबसूरत मशीन है।